जी खुशामदीद कहेंगे आप सबको। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबकी ऑडियंस। और आज हम जो मौजू लेकर आए हैं उससे पहले आपको ये बता दें कि आज ये तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। यानी कि थोड़ी बहुत शावरिंग जो है वो ज़रूर होगी और टेम्परेचर 20 तक जाने का इम्कान भी है। यस एंड इट विल बी अ वेरी गुड टेम्परेचर। 20 सेल्सियस सारे कपड़े रख दिए। हाँ 20 सेल्सियस कह रहे टेम्परेचर ज़रूर जो है वो जाने का इम्कान भी है। दैट्स अ वेरी गुड टेम्परेचर एज फार एज अप्रैल इज कंसर्न। लेकिन आज बात करते हैं हम वायरल ट्रेंड्स की। वायरल ट्रेंड्स कैसे बनते हैं? जैसे इंस्टाग्राम हो गया हो, फेसबुक हो गया हो, ट्विटर हो गया हो, एक्स, अब ट्विटर को तो एक्स कहा जाता है, थ्रेड्स हो गया हो, फेसबुक हो गया हो, स्नैपचैट हो गया हो। ये कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कुछ एक यूनिक सी चीज़ आती है जो चीज़ कोई इतनी खास और नहीं होती, लेकिन उसको जिस तरह पेश किया जाता है वो उसको मुनफरिद और ख़ास बना देती है। और वो ऐसा ख़ास और मुनफरिद बना देती है कि उस पर वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं, स्टार्स पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं एंड देन दैट बिकम्स अ वायरल। लेट्स टॉक अबाउट पार्टी हो रही है। तो दानानीर जो है वो बड़ी मशहूर हुई और दानानीर आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रामास कर रही हैं। रेटिंग लाने वाली स्टार्स में से भी मौजूद अब उनको किया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। वेरी गुड एक्ट्रेस। वरना जो है हमारी जो भी लोग इस तरह टिकटॉक से या इस तरह की वीडियोस से वायरल होते हैं वो एक आधा प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं बिकॉज उनको एक्टिंग नहीं आती होती। लेकिन दानानीर इज वन ऑफ दोज जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है जितने भी प्रोजेक्ट्स उसमें एक और लड़का है, एक और लड़का है जो कि मशहूर हुआ था एंड नाउ ही इज अर्निंग वेरी गुड मनी। वो है अहमद शाह नाम है उस बच्चे का, वो जो गोलू से अहमद शाह नाम है। ही वाज वायरल थ्रू एक पोस्ट से हुआ था पीछे देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीछे देखो से वायरल हुआ था। हालांकि पीछे देखो तो हम हर दफा कह रहे होते हैं, लेकिन इट इज सच अ सेंटेंस। जिस तरह उसने बोला, जितने क्यूटेस्ट से बोला, एक छोटे बच्चे ने बोला तो वो सब कुछ चेंज हो गया, सब तब्दील हो गया। फिर देन ज़ैनब के पापा अभी में हमें रिसेंटली उन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, तो लोग कह रहे हैं कि पीपल कैन मिंट मनी फ्रॉम देयर एंड ही वाज इन अ रमजान ट्रांसमिशन एज वेल, जो कि वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन रमजान ट्रांसमिशन इस बार कैसी थी वो तो एक बिल्कुल साइड पे चीज़ है, ये टॉपिक पे कभी नहीं छेड़ूंगा। ये मैंने सोच लिया है, इसको मैंने अब हाथ नहीं लगाना इस बार, क्योंकि इस बार मैंने रमजान ट्रांसमिशन नहीं की। सो आई हैव नो राइट टू कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई वॉज नॉट इन योर शूज, सो आई विल नॉट कॉमेंट दिस टाइम। बट जो ट्रेंडिंग की बात की जाए, इस ट्रेंड से क्या होता है, जैसे कि शादी की वीडियोस वायरल हुई थी, मुझे अभी तक याद है हमारे पड़ोसी मुल्क में एक शादी हुई जिसमें एंट्री ऑफ ब्राइड वाज वेरी डिफरेंट, और उसके बाद मैंने देखा कि लगातार हर ब्राइड की एंट्री ऐसी हो रही थी। अब ग्रूम की एंट्री में एक डिफरेंस आया है, वो ये है कि ग्रूम रोता है जैसे ही वो अपनी दुल्हन को देखता है एंड ही क्राइज। अच्छा, मुझे लगता है कैसे हो सकता है कि हर ग्रूम अब रोना शुरू हो गया? पहले ग्रूम बिल्कुल ठीक सलामत होते थे। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ ट्रेंड्स जो हैं इनमें से हार्मलेस हैं, वो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो हम गलत सेट कर देते हैं, गलत उम्मीदें सेट कर देते हैं। अब जैसा हुमायूं ने ये बात कही कि जी ग्रूम जो है वो रो रहा है, अब जितनी खवातीन जो जिनकी शादी होने वाली होगी, जितनी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होगी, वो ये सोच लेंगी नहीं, या वो ये सोच लेंगी, इमेजिन कर लेंगी कि जैसे ही हम एंटर होंगे तो हमारा जो मियां है वो हमें देख के शॉक हो जाएगा, वो रोएगा या उसकी आंखों में। किए कभी इंजेक्टिंग सुने क्या होता है? किसी हैमरिंग को अब लोग इंजेक्टिंग कहना शुरू कर गए। हमारे जमाने में उसको हैमरिंग, मतलब हम जब छोटे थे उसको हैमरिंग कहा जाता था कि किसी बात को बार बार रिपीट करके दिमाग में वो डाल। कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मैं तो बताता हूं। अच्छा, हैमरिंग से कंफ्यूज करो, हैमरिंग ये होता है, दैट्स वेरी राइट। इंजेक्टिंग बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज आप चाहते हैं वो आप इनडायरेक्टली किसी को इस तरह बताएं कि वो करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे आपने फोन पे किसी को अपने, मैं आपको बताता हूँ, जैसे दुल्हा को आपने कहना है कि रोए, तो कहने की पता है वो उसका दुल्हा रोया था तो तुम्हें तो नहीं आएगा रोना ना। मेरी बात सुनो, ये लड़कों को ना ये वाली इंजेक्टिंग समझ भी नहीं आती, तो इसलिए उनको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली आपको बोलनी पड़ती है। हाँ, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, मुझे ये है कि बहुत सारी चीजें ना आप फिल्में, ड्रामाज या इस तरह की वीडियोस भी देख के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की हुई होती हैं, तो आप इमेजिनेशन में अपने बना लेते हैं कि जी हम जब जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। तो एक इमेजिनेशन मेरी भी थी कि जी मैं जो है वो एंटर हो रही हूँ और उससे पहले हमने एक दूसरे को नहीं देखा हुआ और मैं एंटर हो रही हूँ हॉल में, और उसके बाद देखा हुआ
हाँ, मैंने इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन फिर ये ना हो सका। मैं यही बता रही हूँ कि मैंने जो इमेजिनेशन थी, देखा हुआ था ना दूसरे को। ओ भाई, उस दिन तैयार हुए हुए नहीं देखा ना, देख लिया था। तो अच्छा, फिर जी मुझे लगा कि वो बड़ा एक मोमेंट होगा ड्रामेटाइज सा फिल्मों वाला, कि जी वो लड़की जो है वो आ रही है और देख रहे हैं एक दूसरे को। और पूरा टाइम जब मैं चलती रही तो मैंने मंसूर के अलावा हर बंदे को देखा। आई जस्ट डोंट नो क्यों उसको मैंने नहीं देखा। और फिर ये हुआ कि बिल्कुल जब मैं बीच में पहुंची तो गाना खत्म हो गया। I was just standing there and there was no music। तो एक बड़ा शॉक मुझे लगा। और फिर लेकिन मैंने उससे बड़ा जल्दी रिकवर कर लिया कि हाँ, वो एक ड्रामा था और ये रियलिटी है कि वो गाना म्यूजिक लगा दोबारा। तो म्यूजिक लगा दोबारा, लेकिन वो बीच में कुछ पॉज आया और फिर वो डीजे जो है वो हड़बड़ाया और उसने जल्दी से वो लगाया। जरूर सुनाई होगी कि क्या बकवास है, ये कौन है पीछे। उस टाइम आप इतने वो होते हो, पैनिक में होते हो और इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि मैंने कहा लेट्स जस्ट फॉरगेट इट कि कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। forget it, you said something नहीं। बस उसके बाद इतनी हैपनिंग्स होनी थी कि मैं भूल ही गया। इस वायरल वीडियो में आजकल जो एक तो वो ठीक तमाम डम था कुछ, वो उसकी वीडियोस उस पे बनना शुरू हुई। फिर मेरा दिल ये पुकारे आजा वाज अ हिट सॉन्ग। मेरे ख्याल में मैंने इतना वायरल कोई चीज़ देखी जिसने हर किसी इंसान ने वो किया था। एंड रिसेंटली अभी जो अभी क्या है, व्हाट इज द ट्रेंडिंग वायरल थिंग एट द मोमेंट? या मुझे तो लग रहा है वो गिबली ट्रेंड जो है वो सबसे ज्यादा। गिबली ट्रेंड इज यू राइट। हाँ, एक वो गिबली ट्रेंड वायरल हुआ है। और वीडियोस में जो इंस्टाग्राम की वीडियोस में वो कोई गाना होता है उस टाइम पर वो आपको ट्रेंड कर रहा होता है, जो उस वक्त आता है। मांद एक गाना है जो पाकिस्तानी सिंगर का, आई थिंक इट वाज ट्रेंडिंग। आई विल जस्ट मेक यू हियर टुडे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत सी एक डॉक्टर है जिनकी प्रोडक्ट्स की हलीमा बार-बार तारीफ कर रही थी। मेरे तक वो प्रोडक्ट ना पहुंची, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने खरीदी है वो प्रोडक्ट। अब तो मैं चीजें नहीं खरीदता, मुझे कोई उस दिन किसी ने कहा वापस आके बता, तो कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कौन सा हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे थे। एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से वो आप लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए कि जो भी ट्रेंड आप फॉलो करें या जो भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करें उसके टर्म्स एंड कंडीशन एक दफ़ा पढ़ लिया करें। क्योंकि बहुत सारे लोग, आई वाज अबाउट टू से दिस, कि बहुत सारे लोग जो है वो जिस तरह आपको होता है कि बस हमने ट्रेंड को फॉलो करना है और उसके लिए हम अपनी पिक्चर्स जो है वो किसी वेबसाइट पे डालेंगे और उसकी कोई एनिमेटेड पिक्चर जो है वो बन के आ जाएगी, तो आप बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े बगैर अलाउ कर देते हैं, जो भी 2-3 आते हैं। और उनमें से एक ये है कि अब कहा जा रहा है कि वो आपका डाटा ले लेते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जी हमने तो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख के आपसे पूछा था कि आप क्या अपना डाटा शेयर करने के आप उसे पढ़े सारा कुछ, तो आप अलाउ कर देते हैं, तो आप अलाउ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी हमने तो पूछा था और हमारी जो नेक्स्ट मूवी आएगी उसके लिए हम एक एनिमेटर नहीं रखेंगे, हम इन्हीं पिक्चर्स में से, एनिमेशंस में से जो हमें अच्छी लगेंगी वो पिक्चर्स उठा लेंगे। वो रैंडमली होंगी, वो किसी की भी हो सकती है, वो आपकी हो सकती है। मेरी उठा ले, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे उठा ले। तो मैं पूरा उठा ले मुझे पैसे देके उठाए, मुझे मुफ्त ना उठाए। इसलिए अगर आप लोगों को कोई इशू था तो आप लोगों को ट्रेंड फॉलो करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। फखर को उठा के ले जाए, ये कैरेक्टर उनको नहीं चाहिए। फखर अपने ना रहे, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली, अपनी गिराई तो अब आपके पीछे पड़ गई, कह रही ये कैरेक्टर उनको नहीं चाहिए। फखर ये असद याद है कि मैंने आपके खिलाफ कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है आई एम वेरी गुड। हम जो सॉरी नहीं होगा, ये ना माफी तलाफी होगी इसकी, हम अपनी प्यारी सी डॉक्टर को बुलाते हैं। हम लोग अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। जैसा हुमायूं ने कहा कि ब्रेक पे जाने से पहले कि मैं उनके प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर रही थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं कि आप ये यूज़ करें, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने का शौक होता है। मैंने जब इनके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखना शुरू किए ऑनलाइन, क्योंकि मैं इन्हें फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि यार एक दफ़ा मंगवा के देखते हैं। मुझे अपने बालों से बड़ा कंसर्न होता है कि मेरे बाल जो है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम रोज़ उनको स्ट्रेटनर कर रहे होते हैं या कर्लर कर रहे होते हैं, तो मैं उनका ख्याल रखती हूँ। तो इनके 2 प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हेयर के हवाले से। एक जो है वो इनका हीट स्प्रे है, जो आपने कुछ भी आयरन वगैरह करने से पहले उस हीट स्प्रे को अप्लाई करना है। वो बहुत अच्छा है मुझे लगा और ईजीली अवेलेबल है। इससे पहले एक हीट स्प्रे मैं यूज़ करी थी जो अवेलेबल नहीं होता
जाता था, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी वो ढूंढने में। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो फ्रिज फ्री हेयर के हवाले से है कि आपके जो बाल गर्मियों में या पसीने की वजह से फ्रिजी हो जाते हैं, तो वो उससे आपको निजात दिलाता है। बहुत अच्छा दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको बुलाते हैं और उनकी बाकी स्किन केयर के हवाले से भी हम उनसे पूछेंगे कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हमें कौन से यूज़ करने चाहिए। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर शाइना शाहिद, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर शाइना, क्या हाल है आपके? गुड टू सी यू। गुड मॉर्निंग। आपने हमारे साथ मैचिंग करके बहुत ही अच्छा आपने स्टेप लिया। डॉक्टर साहब आपके वहाँ बैठना है, आप उस कॉर्नर पे बैठ जाइए। और आपको बहुत शुक्रिया मैचिंग करने के लिए। आपको क्या टेलीपैथी कोई आई थिंक कोई वाइब्स होती हैं, कुछ एक सेंस होती है, इसकी वजह से मैच हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी ईद कैसी गुजरी? हाउ वाज योर ईद? ईद बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे ख्याल में रूटीन हमारी इतनी बिजी जा रही होती है ना कि एक थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। Did you sleep well in this Yes, अल्हम्दुलिल्लाह स्लीप पे ही सारा टाइम रहा। और नहीं, अच्छा शुक्र है। मुझे लगता है कि ईद एक ना अल्लाह ताला ने वाकई नेमत हमें दी भी है। रोज़ों के बाद जो हम शीरीपुर में खाते होते हैं, आप दोबारा आपको वो एक स्पेस मिलता है, होती है, आपको एक स्पेस मिलता है। अच्छा, मुझे लगता है मैं बार बार बात सबसे कर रहा था कि रमज़ान में टाइमिंग्स जो चेंज होती हैं वो एक्चुअली वो टाइमिंग्स हमें रखनी चाहिए, खाने की भी, एवरीथिंग की। तो हम वो सिर्फ रमजान में रखते हैं और उसके बाद हम बैक टू रूटीन। तो आई थिंक वी शुड बी फॉलोइंग दैट। अच्छा, हम वायरल ट्रेंड्स की थोड़ी सी बात करते हैं, आपसे थोड़ा सा उसमें राय लेंगे और फिर उसके बाद आपसे आपके प्रोफेशन के हवाले से बात करेंगे। हाउ मच डू यू बिलीव ऑन इंस्टाग्राम? आपकी प्रोडक्ट्स भी हैं, हाउ डू मच डू यू बिलीव ऑन फेसबुक, ऑन दीज वायरल ट्रेंड्स? इस पे कितना अब आपका इन्हिसार है? क्योंकि अब मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन से ज़्यादा, मतलब टेलीविजन तो ऑफ कोर्स एक मीडियम है जिसको अभी आप ऑब्सोलीट नहीं कर सकते हैं, बड़ी कोशिश की लोगों ने, लेकिन ऑब्सोलीट नहीं हर बंदा उस तक पहुंच नहीं सकता ना। इट्स वेरी वेरी तो अब अगर किसी के छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो अब इस तरह एडवर्टाइजमेंट कर लेता है, ब्लॉगर्स को ले लेता है, इंस्टाग्रामर्स को ले लेता है, सेलिब्रिटीज़ को ले लेता है, वहाँ पे रिव्यू देते हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा चलता है। डू यू बिलीव ऑन दैट? बेसिकली ये मुझे तो लगता है कि अगर आपका प्रोडक्ट या कोई भी आपकी नीश है ना वो अच्छी है ना, तो वो इट विल गेट वायरल, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत होता है। प्लस ये होता है कि सोशल मीडिया को तो हम बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। वो तो एक वन ऑफ द, आई थिंक अब टीवी पे लोग हट के ज़्यादा, इवन जो टीवी शोज़ भी हैं वो भी हम सोशल उस पर यूट्यूब पे देख रहे होते हैं। हाँ, मतलब मेरा तो ये होता है कि मैं टीवी कम और उसी पे ही रात को अगर बैठ के टाइम मिला ना तो कोई क्लिप आ गई, उसी को देख लिया, तो वो सारा वहीं से ही आई थिंक स्टार्ट अप हो रहा है। एनी वायरल वीडियो, एनी वायरल कंटेंट जो आपको याद हो, जो आपकी रिसेंटली बैक ऑफ द माइंड में आपको याद हो कि यार that was something very different, anything that comes to top of your mind? अभी कोई आ रहा है? मैंने पता नहीं, मैंने ईद के दिनों में ना कोई ड्रामा था, वो अभी कोई एक क्लिप देखी और उसका वो ना एक नहीं होता आपको एक नेक्स्ट इसका हम देखें, वो मैंने देखना शुरू कर दिया। अब वो इतना कोई पॉजिटिव ड्रामा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही सबक खामोश था, तो मैं देखती ही रही ना। लेकिन वो अभी तक मेरे बैक ऑफ द माइंड में, और मुझे उसका ख्वाब भी आता है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक कैची किस्म की चीज़ है। अच्छा, इस ईद पे फर्शी शलवार वाज ट्रेंडिंग, वो और बहुत सारे लोगों ने पहनी, कुछ लोगों ने डर के नहीं पहनी कि बहुत लोग पहन लेंगे, बहुत लोग। और प्लस जब मैंने सिलवा लिया, क्योंकि मैं ईद रोज़ों से पहले, तो उसके बाद पता चला कि फर्शी शलवार बहुत ट्रेंड में। अभी फौरन ही विदिन पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं, ये रमजान में ही ट्रेंडिंग में आई थी, उससे पहले ट्रेंडिंग आई। तो हमने तो नहीं, मैंने नहीं पहनी। अच्छा, आई डिड, मैंने पहनी और माशाल्लाह जो सूट मैंने फर्शी शलवार वाला बनवाया, मैं जिंदगी में दोबारा ना पहनूं। वो मुझ पे इतना हिडियस लगा कि मैं पूरी ईद पे मैं यूं था कि मैं कितना बुरा लग रहा। और वो फर्शी शलवार नहीं थी, वो इट वाज अ ब्रॉड ट्राउजर जिससे फहद मुस्तफा ने, हाँ, मैंने ब्रॉड ट्राउजर पहना था। लेकिन अल्लाह माफ करे, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, वो मुझे याद आ गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बड़ा आज मुझे अच्छा सा लग रहा है कि मैं वापस बैक टू रूटीन आ गया हूँ। मुझे जो सोने को मिल रहा है ना, सोने को मिलने का मुझे बहुत पता है क्यों, क्योंकि मैं पता है क्या होता था, मैं कभी जाग रहा हूँ, ये लोग कहाँ होते हैं, मैं कभी जाग रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, कभी मैंने रमजान इस तरह गुजारा है कि मैं अभी लेटा हूँ, फिर उन्होंने सहरी को उठा लिया, फिर मैं उठाऊँ, फिर नमाज को उठा लिया, फिर मैं उठाऊँ, फिर उन्होंने कहा अब ये कि। और मेरे घर में ना
हर चीज़ के लिए ना आपको कहा जाता है, हालांकि इनको नहीं लगता आप बड़े हो गए, आप खुद कर लोगे, नहीं, आपको उठाया जाएगा और आपको कहा जाएगा ये करो। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुरान शरीफ के लिए उठो पढ़ो, और नमाज के लिए उठो पढ़ो। तो मैंने कहा यार आई कैन डू इट, मैं खुद कर सकता। नहीं, मेरे घर वालों ने कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी है और हमने तुम्हें झंझोड़ के उठाना है। कमिंग बैक टू यू, अब हम गर्मियाँ आ गई और आई थिंक दिस इज द वर्स्ट मौसम ऑफ पाकिस्तानी फॉर स्किन। टैनिंग इसमें होती है, दाने इसमें निकलते हैं, और सबसे गंद जो होता है ना, जो 2 टोन हो जाते हैं ना, मुझे जिंदगी में कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगती है गर्मियों में वो ये है कि आप जितना मर्जी सनब्लॉक अप्लाई कर लो, कुछ देर बाद आपको पसीना आता है, फिर आप उसको पोंछते हो तो मुझे लगता है कि सनब्लॉक उतर गया। और ये भी एक फैक्टर है कि हमें टैनिंग हो जाती है और हमें पता ही नहीं लगता। हम तो सोचते हैं कि हमने लगाया हुआ था सनब्लॉक और अब हमें नहीं होना चाहिए। सनब्लॉक गर्मियों में क्या अप्लाई जल्दी जल्दी करना चाहिए? कितनी देर के बाद दोबारा से अप्लाई करना शुरू कर दें कि यार क्योंकि पसीना आया होगा वो वाइप आउट हो गया होगा, या नहीं सनब्लॉक एब्जॉर्ब हो जाता है और एक दफा के बाद आपको हर वजू के बाद, हर वजू के बाद मुंह धुलता है तो ना, फिर वो इट बिकम्स 5। हाँ, एनीवे इट बिकम्स 5। नहीं, बेस्ट तो यही है। बेसिकली आपको पता है कि जो सन ब्लॉक है ना, उसकी एफिकेसी जितना भी उसका SPF है ना, उसकी एफिकेसी 3 to 4 आवर्स होती है। अब जैसे आमतौर पे जो लोग लगाते हैं वो सुबह ऑफिस जाने या स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले लोग लगा लेते हैं और फिर वो उसके बाद रीअप्लाई नहीं हो रहा होता। तो ये होता है कि जो पीक आवर्स है ना, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock या इवन 4 o'clock, उस वक्त आपका सन ब्लॉक तो यूजलेस हो चुका होता है। फिर उस वक्त आपको, अगर आपने रीअप्लाई नहीं किया तो वो टैनिंग की वन ऑफ द रीज़न तो ये है, या तो आप उसको फेस को अपना हल्का सा बेशक किसी पानी से ही वॉश करके ना आप अपने स्किन के लिहाज से सन ब्लॉक लगा लें। सन ब्लॉक का मेन जो है ना वो टाइम 3 to 4 आवर्स है। इसको वॉश करके लगाएं दोबारा? वॉश करके इसलिए क्योंकि देखें, आप स्किन को लेयरिंग अगर करते हैं तो वो फिर आपके पोर्स क्लॉग होते हैं, फिर वही बात होती है कि एक्नी और वो सारा कुछ ना तो रिमूव होगा स्किन की एक लेयर ऊपर से, तो फिर ही एफिकेसी भी तभी होती है। आप बिलीव करें, मैंने कहा आज इस पब्लिक सर्विस मैसेज में सबको जरूर दूंगा, आप अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखें, जस्ट अ लिटिल बिट एंड यू सी द चेंजेस। मैंने अपनी स्किन पे इतना चेंज देखा है, इतना कि अब मैं बाथरूम में वैसे इतने प्यारे लग रहे होते हैं। साबुन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? नहीं हलीमा, पता है व्हाट आई हैव डन, मैंने सन ब्लॉक को बहुत अहमियत दे दी है, क्योंकि मुझे तो पहले यकीन माने, इस शो से पहले आई विल से लाउड, मुझे नहीं पता था कि सन ब्लॉक इज सो इम्पोर्टेंट। आई हैव नेवर मैंने तो खरीदा कभी नहीं था। मैंने कहा ये ऐसी चोंचले हैं, कौन खरीदता है सन ब्लॉक और ये क्या होता है, लेकिन यकीन माने, और मैंने कोई महंगा नहीं खरीदा। थैंक्स टू हर मुझे इसकी कान पकड़ चीज़ें सिखाई कि महंगी चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती। फिर आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मेडिकेटेड, और मेडिकेटेड 800 रुपए के आ जाते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। और मुझे ये होता है कि आप वो चीज़ लें जो आप बार बार खरीद सकें। ये नहीं कि आप एक दफ़ा खरीद लें और फिर आपकी इतने वो निकल जाए, सारा बजट आउट हो जाए कि आप दोबारा वो ना खरीदें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने जिस तरह हुमायूं को भी बताया, हुमायूं भी अब ये करता है और आके हम लोग कभी कभी डिस्कस भी करते हैं, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है या जो प्रोडक्ट आपको सूट कर जाता है, जब वो आप दोबारा लेने के लिए जाते हैं लगता है नापैद हो गया है वो, अब वो मिलेगा ही नहीं। इसकी क्या पाकिस्तान में रीजंस क्या है, और क्या हमें वही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिस तरह आपकी जो पूरी लाइन है वो इजीली अवेलेबल है? मैंने जब भी ऑर्डर करना चाहे बहुत आसानी से हो गया है, तो क्या हमें वही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो इजीली अवेलेबल होते हैं ताकि उन्हीं को हम कंटिन्यू कर सकें? इस तरह के जो नापैद किस्म के प्रोडक्ट्स हैं वो हम ना लें, क्योंकि जब दोबारा नहीं मिलेगा और हम कुछ और इस्तेमाल करना शुरू करेंगे शायद फिर कुछ रिएक्शंस हो जाए, सूट ना करे। बेसिकली पता है, देखिए जो अच्छी चीज़ है उसको तो आप स्टिक टू करें, ये ना करें कि जी अवेलेबल नहीं है। तो अब इस तरह तो ओवर द काउंटर इतनी हर्बल क्रीम्स हैं जो 250 की भी आती है, अगर आप मार्केट में चले जाएं 250 की क्रीम्स भरी पड़ी हैं और वो आपको हर दफ़ा अवेलेबल होंगी। लेकिन उसके बाद जो चेहरे पे बाल आते हैं, चीज़ें आती हैं, आपकी एक्नी हो जाती है, तो ये मैं नहीं कहूँगी कि अगर नापैद हो गए हैं तो आप थोड़ा सा अपने अगर प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं और आपको वो सूट कर रहा है, तो वेबसाइट होती है हर प्रोडक्ट की ना, जो भी अच्छी है उनकी वेबसाइट्स होती हैं, आप उस पर ऑर्डर कर लें। आजकल तो वही जैसे आप बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का ही है ज़माना ना, हमने इन पर्सन ना भी जाएं हम जाके स्टोर में, तो आप वेबसाइट पे ऑर्डर कर लें, इंस्टाग्राम पे आप ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, ये नहीं कि और अच्छी जो चीज़ें उनकी हमेशा वेबसाइट्स होती हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरा जो रिजीम है, मेरी रूटीन है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं आई हैव अ फेस वॉश, वेरी फेमस, वन ऑफ द फेमस फेस वॉशेस, वो बड़ी जार मिलती है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन वो तकरीबन 5 महीने निकल जाता है मेरा आराम से। सो एक वो उससे मैं फेस वॉश अपना करता हूँ,
उसके बाद मैं गुलाब का को ग्लिसरीन मेरी अम्मा ने मिक्स करके दी हुई है, मेरी एक पुरानी सी बोतल है उसके अंदर ना ड्रॉप्स में, तो वो मैं लगाता हूँ, वो उसको लगा के उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करता हूँ, अपना सन ब्लॉक करता हूँ, दैट्स इट, दैट्स द इंटायर रिजीम। और मैं फिर जब बार बार वजू करता हूँ तो मैं अपना मॉइस्चराइजर लगाकर अपना सन ब्लॉक लगाता हूँ, दैट्स व्हाट रिजीम। व्हाट डू यू सजेस्ट? हम वापस आएंगे, ब्रेक लेंगे, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें रिजीम क्या होना चाहिए कि ये कर ले तो आपकी स्किन का ख्याल काफी होगा, मर्द और औरत के लिए यकसा आपने बताना। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। हम ब्रेक में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और लंबी लंबी स्टोरीज होती है और हम यकीन मानो ये जो औरत है ये बिल्कुल भुला देती है आपको कि आप क्या बातें कर रहे होते हो। आप व्हाट आर यू टॉकिंग ऑन दिस शो? के हवाले से बात ऑफ कोर्स आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन बट यू टॉक अबाउट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। सो डॉक्टर साहिबा हम आपकी तरफ आएंगे। मैंने सन ब्लॉक मैंने रिजीम का पहले पूछा था, फिर मैं आपके सन ब्लॉक के सवाल की तरफ जाऊंगा। एक नॉर्मल रिजीम क्या होनी चाहिए मर्द और औरत के लिए यकसा आपने बताएं, ताकि वो रिजीम आप फॉलो करें और उससे आपकी स्किन का जितना एक प्रॉपर ख्याल रखा जाता है वो काफ़ी होगा। अच्छा, अगर आप स्टार्ट कर लें ना तो पहले तो ये कि एक तो आप जब सुबह उठ रहे हैं तो एक तो आप दुआ से ज़रूर शुरू करें। मुझे सुबह उठने की दुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मामातना वले नशूर। अच्छा, जब ये दुआ पढ़ लेते हैं ना तो आप वैसे अल्लाह की प्रोटेक्शन में भी आ गए और समझे कि आप एक जर्म्स और उन चीज़ों से भी बच जाते हैं ना। फिर आपने फेस वॉश वगैरह आपका जो है ना, अच्छा मैं फेस वॉश की वैसे इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल सोप की ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। Really? क्योंकि हाँ बेसिकली होता है कि फेस वॉश मुझे अलावा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई ऐसा बंदा मिला है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हर्बल सोप इस्तेमाल करती हूँ, मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती। तो लोग कहते हैं कि क्यों फेस वॉशेज इतने अच्छे अच्छे आ गए। बेसिकली तो ये होता है कि जो फेस वॉशेज है उनमें एथाइल अल्कोहल है ना, अल्कोहल में बेसिकली आपकी स्किन जो है ना थोड़ी डैमेज भी होती है, जैसे कोलेजन आपका जो वो डैमेज हो जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं ना लोग फेस वॉशेस, क्योंकि उन्हें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं ना उसमें जी। अब जो सोप है उसमें इतने स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते जितना फेस वॉशेस में होते हैं, अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत है। जैसे एक्नी के पेशेंट्स हैं, एक्नी के जो पेशेंट्स हैं उनको फेस वॉश सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना होता है। मतलब उनके लिए वो एक दवाई का भी काम कर रहा है ना, तो उनके लिए दवाई का कर रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे किसी को भी इतना कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो फेस वॉश में इतना स्पेंड करे। क्या होता है आपने क्या कहा? सैलिसाइलिक एसिड ना, हाँ सैलिसाइलिक एसिड का बेसिकली फ़ायदा ये है कि वो आपकी जो पोर्स हैं उनको क्लीन कर देता है, आपकी जो डेड स्किन है, ऑयल है एक्स्ट्रा, उसको रिमूव कर देता है। यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए फेस वॉश? अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल ना, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपकी स्किन को विद टाइम वो डैमेज भी करता है, लेकिन हमने हमेशा फ़ायदा और नुकसान को वे करना है ना कि कितना फ़ायदा है। अब जैसे एक्नी के पेशेंट्स जैसे मैंने बताया उनको फ़ायदा है, लेकिन जो आम लोग हैं जो भर भर के वाइटनिंग फेस वॉशेस यूज़ करते हैं कई लोग, अब मुझे उसका नहीं समझ आता कि उसकी क्या लॉजिक है कि वाइटनिंग क्या हो जाएगी ना। चलिए फेस से अगर आपने कह दिया न्यूट्रल सोप कौन सा इस्तेमाल करें करके, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए वो रिजीम बताइए। हर्बल ठीक है, हर्बल ठीक है, या मॉइस्चराइजिंग बार्स आती हैं वो आप यूज़ कर लें। और उसके बाद आपने ये करना है कि फेस वॉश आपका हो गया तो बेस्ट, मैं तो सिर्फ जो करती हूँ ना, जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मैं डायरेक्ट सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। अच्छा। लेकिन जिनकी नो मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगर मैंने लगाना भी हो तो मैं विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड, अब इस एज में आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी चाहिए होता है ना। वही जो आपने बात की कि टू टोन स्किन ना हो, तो पहले आप इस तरह सीरम अगर आपने लगाना है पहले लगा लें विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, और उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगा लें, वरना गुड टू गो। बस इतना काफ़ी है सुबह के टाइम। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत एक्स्ट्रा तो फिर आपको एक लेयर मॉइस्चराइजर की लगानी होगी। जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर दैट कि हम दूसरे टॉपिक पे जाएं, जो सन ब्लॉक है उसका SPF 60 काफ़ी है पाकिस्तान के लिए या 100 होना ज़रूरी है, और जेल बेस्ड हो या क्रीम बेस्ड हो? पता है अब यही बात है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम ये कौन सा करें। पाकिस्तानी स्किन हमारी जो है ना वो टाइप 3 और 4 है, उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होती है, सन ब्लॉक की ना SPF ज़्यादा चाहिए, लेयर ज़्यादा चाहिए होती है। हमारा ये होता है कि हमारी टैनिंग होती है, UVA जो है वो टैनिंग करता है, तो उसके लिए हमें कम से कम जो है ना 60 इज़ वेरी गुड, लेकिन फिर उसको रीअप्लाई करें। अब जो है वो SPF 100 भी आ गए हैं, जेल बेस भी आ गए हैं। आप UVA को जो ब्लॉक करता है वो आपका बेसिकली जिंक ऑक्साइड करता है ना,
तो अगर आपके SPF में जिंक ऑक्साइड है, मिनरल बेस्ड है और वो जेल है, तो वो आपका बेस्ट है आपके लिए ना। अच्छा डॉक्टर शाइना, बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो इसलिए भी सनब्लॉक अप्लाई नहीं करते, जैसा हमारे ने कहा कि मुझे तो इतनी आगाही भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। बहुत सारे लोग इसलिए भी अप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं जी एक लेयर सी आ जाती है और वो डिजोल्व होने में बड़ा टाइम लगता है, और जहाँ भी हम जाते हैं या तो लोग जो हैं वो एक औरतों के साथ इतना स्टिग्मा अटैच नहीं होता कि ये प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, मर्दों के साथ स्टिग्मा भी पसीना आता है तो वाइट पैचेस बन जाते हैं, तो वो उसकी वजह से उनको बड़ा इशू होता है। तो वो कहते हैं कि हमें या तो बहुत कोई अच्छा लेना पड़ता है जो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए, वरना फिर हम सोचते हैं कि लगाओ ही मत। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? मतलब अल्टरनेटिव जो है ना, इजी टू गो, तो बेस्ट आइडियल तो ये कि आप जेल सनब्लॉक ले लें, क्योंकि वो हर आपका जो एज ग्रुप है, हर जो आपका जेंडर है उसमें यूज़ हो रहा है। लोग कहते हैं कि आप वाइट कास्ट वाला भी यूज़ करें क्योंकि उसमें ये होता है कि फ़िल्टर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपका SPF अच्छा है ना तो फिर आपका जेल बेस भी बहुत अच्छा रहेगा। जेल का फ़ायदा ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है एक तो, प्लस उसमें थोड़ा सा अगर एलॉयसन एक होता है जो एलोवेरा से होता है ना, उसका एक्सट्रैक्ट एलॉयसन, वो स्किन को स्मूथ रखेगा। तो जब आप लगा लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई ब्लेमिशेस या कोई रेडनेस इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं होगी। अच्छा, हम सनब्लॉक की क्योंकि बात कर रहे हैं तो बच्चों को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू होते हैं टॉपिक को टच कर ले, बच्चों को टच करें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंसर्न होते हैं कि जी स्कूल बच्चे जाना शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और फिर सब लोग कहना शुरू हो जाते हैं आए है काला हो गया, इस तरह की चीज़ें बड़ी पेरेंट्स को सुननी पड़ती हैं। तो उनके लिए भी क्या कोई सनब्लॉक होते हैं जो उनकी स्किन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं या अपने वाला ही उनको लगाया जा सकता है? मुझे ये पता ही नहीं था कि बच्चों को भी सनब्लॉक अप्लाई करने चाहिए। मुझे एक ये राइम के थ्रू पता लगा जिसमें वो बच्चा सिखा रहा होता है कि जब आप खेलने के लिए जाएं तो 6 मंथ से प्लस बेबीज़ को सनब्लॉक अप्लाई करके जाना चाहिए। मतलब वो प्लेग्राउंड में जा रहा होता है, वो सनब्लॉक अप्लाई कर रहा होता है। तो क्या ये सही है और अपने वाला कर सकते हैं अप्लाई या उनके लिए अलग होगा? अच्छा, ये एक थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि बच्चों में हम किस हद तक सनब्लॉक यूज़ करें ना। एक तो ये कि बच्चों को विटामिन D भी चाहिए। अगर जैसे कुछ इलाके, अब अगर मैं कह दूंगी कि हाँ जी बच्चों को सबको सनब्लॉक लगा दें, तो कुछ इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ फेस ही कवर, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उसमें वैसे बेस्ट तो ये कि आप लगाएं सनब्लॉक। लेकिन अराउंड जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनमें तो आप लगा लें, लेकिन 6 मंथ से ऊपर एक तो बच्चा को बाहर जा नहीं रहा है कि उसको बहुत ओवर एक्सपोजर हो रहा है। टॉडलर स्टेज के बाद आप शुरू कर लें। अगर कुछ तो डिजीज़ है ना जिसमें बच्चों को लगाना पड़ता है सनब्लॉक, अगर वो डिजीज़ नहीं है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस नहीं है या फिर कोई भी सन रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, तो आफ्टर टॉडलर स्टेज या आफ्टर स्कूल गोइंग स्टेज ना आप स्टार्ट कर लें अराउंड 5-6 ईयर्स पे, और अपना सनब्लॉक आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एजुकेट करेंगे थोड़ा सा, जब आप बात करी थी SPF 60 की, तो आपने कहा पाकिस्तान में 3-4 टाइप स्किन है, 3 टाइप से लेके 4, मतलब हमारी होती है ना 1 2 3 4 5, तो पाकिस्तानीज जो है वो 3 से 4 टाइप में फॉल करते हैं। आपने SPF का कहा कि 60 इज मिनिमम व्हाट यू रिक्वायर्ड। जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जितना मेरी नॉलेज है जितनी है, उसमें ये था कि हमारी ओजोन लेयर इतनी डैमेज नहीं है जितनी अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पे SPF ज़्यादा चाहिए होता है, पाकिस्तान में इतना SPF नहीं चाहिए। दिस इज़ द नॉलेज व्हाट आई हैव। आप मुझे इस बारे में गाइड करें, क्या यही बात है कि हम ज़्यादा इतना डैमेज नहीं होते जितना बाहर वाले मुल्क को ज़्यादा SPF चाहिए होता है? अच्छा, इसमें जो है ना, ये बाहर वाले मुल्क की है ना, उसमें होता है कि स्किन जो है ना वो प्रोन टू कैंसर है। हमारा जो है ना 3 और 4 जो मैं आपको बता रही हूँ, उसकी रीज़न क्या? हमारी रंगत है, हमारी रंगत है, और उससे हमें प्रोटेक्शन, वो भी सन प्रोटेक्शन है। अब हम हो जाते हैं टैन, हमारा एरिथीमा नहीं होता, जब हम टैन होती है ना तो सॉर्ट ऑफ हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी एक SPF दे रही है आपको, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। हमें जो काली रंगत है ना वो हमें सन प्रोटेक्शन दे रही है, तो इसलिए हमारी ओजोन डैमेज उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी स्किन टाइप का ताल्लुक है। तो इसलिए वो 60 प्लस जरूरी है। हाँ, अगर आपने टैनिंग से बचना है, क्योंकि हमारी खुदा न खास्ता कैंसर से बचने के लिए हम सनब्लॉक नहीं लगा रहे, हम टैनिंग से, स्किन डैमेज, एजिंग से बचने के लिए लगा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। साहब, इसी के साथ मुझे बताइएगा, इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमने सनब्लॉक की बड़ी डिटेल में बात कर ली, एवरीथिंग। एक उम्र होती है बच्चियों की, खास तौर पे लड़कों की भी, ये हमने यकसा देखा है, 15 to 20, 15 to 23, 22, इसमें उनको दाने निकलते हैं। यूजुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी निकलते हैं, एडल्टहुड की वजह से भी निकलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं क्या क्या वजूहात होती हैं, सॉरी, थैंक यू, क्या क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से दाने निकलते हैं? दूसरी बात, इसको क्या टैकल करना ज़रूरी होता है
आइडेंटिफाई कैसे होते हैं कि ये उसकी वजह से दाने निकले, इसको ये बेबी नहीं एक्ने करना नहीं है, तो ये कैसे कर परमानेंट सकते हैं? वाली है, How इसका we can कुछ do इलाज that? करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं तो आधी ओपीडी एक्नी से ही भरी होती है ना। अच्छा, उसमें ये है कि बच्चे, एक तो नंबर 1 कॉज जो आजकल बच्चियों में वो ये कि ओवर द काउंटर बच्चियाँ 10 ईयर्स की बच्चियाँ भी फेस पे चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, उससे उनके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, उनको एक्नी हो रही है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं। तो नंबर 1 पैसेज तो आप ज़रूर कन्वे करें कि ओवर द काउंटर बच्चे इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ ना करें। अम्मियों की भी चीज़ें, मेकअप्स वगैरह बच्चियाँ ना यूज़ करें ना, क्योंकि बच्चों की स्किन है सेंसिटिव। अब इसमें वजूहात जो आप पूछ रहे हैं ना, उसमें नंबर 1 कॉज है कि आपका ना ऑयल ग्लैंड बहुत एक्टिव हो रहा है, साथ डेड सेल्स जो है ना वो ऑयल के साथ मिलेंगे और वो एक्नी करेगी, प्लस बैक्टीरिया भी आ जाता है। जब आपका ऑयल और ये डेड स्किन आती है तो बीच में एक प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नी है, वो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना एक्नी आपकी बढ़ा देती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हमने सॉल्व भी करना है, वो भी हम इसी तरीके से कि हमने डेड स्किन को ऑयल को सबको रिमूव करना है। तो उसके लिए फिर आपको सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश वगैरह वो यूज़ होंगे। इसका प्री प्लान क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए, ये आइडेंटिफाई कैसे होता है कि ये वाले दानों को ट्रीट करना है? कुछ लोग कहते हैं जस्ट लीव देम, ये हार्मोनल चेंजेस है, लेट देम बी लाइक दिस। नहीं पता, अगर आप छोड़ देंगे तो हमें नहीं पता कि एक्नी कहाँ जाके बैठेगी ना, क्या वो स्कारिंग करेगी, क्या वो पिगमेंटेशन करेगी। हर एक्नी जो है ना, लोग कहते हैं ये तो जवानी के दाने हैं, तो ये हर को होते हैं, तो ये कुछ ये लाजमन ट्रीट करें। आप अगर ट्रीट नहीं करना ना तो 2 चीज़ें कर लें। एक आप अच्छा सैलिसाइलिक एसिड बेस फेस वॉश यूज़ कर लें, और एक आप सीरम अच्छा ले लें जिसमें ना कॉम्बिनेशन हो क्लिंडामाइसिन का, मंडेलिक एसिड और सैलिसाइलिक का। ये जो चीज़ें हैं ना, ये होता है कि कम से कम जो बच्चे ओरल मेडिसिन नहीं खा सकते, ख़ास तौर पे 10 GS ओरल मेडिसिन खाते क्यों नहीं है? क्योंकि विब्रामाइसिन जो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो टैनिंग कर देती है टीथ की। तो आमतौर पे मैं सबको कहती हूँ कि आफ्टर 15 years ऑफ एज ना आप डॉक्सीसाइक्लिन पे जाएं, ताकि आपके परमानेंट टीथ जो है वो डार्क हो जाते हैं। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आप टॉपिकल लगा सकते हैं। आप लाजमन डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि बच्चियाँ खास तौर पे देखें बाद में एक्नी के स्कार्स क्योंकि एक दफा स्कार्स पड़ जाए वो आसानी से नहीं जाते, वो बिल्कुल उसके लिए आप उसके लिए आप लेजर टाइनी भी छोड़कर जाए, लेकिन टाइनी चीजें छोड़कर जाते हैं। अच्छा, आप जो कहते हैं पहचान कैसी होती है, आमतौर पे जो दाने आप पता चल जाता है कि ये एक्नी है ना। जो एलर्जिक रैश होता है वो आमतौर पर रेडनेस होती है, खारिश होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं और वो ड्राई स्किन पे आते हैं। अगर किसी बच्चे की ऑयली स्किन है और उस पर दाने आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें एक्नी ही है। और फेस की भी एक्नी होती है, बैक की एक्नी भी होती है। अच्छा, हम वापस आके आपसे एक और चीज़ पूछेंगे। ऑफ कोर्स सलीमा हैज़ क्वेश्चंस फॉर यू, बट हम वापस आके छोटी सी आपसे बात पूछेंगे, क्या रेमेडीज़ जो घर पे आप करते हैं? हम तो अक्सर जब दाने निकलते हैं तो बच्चों को मेडिसिन की, क्रीमों की तरफ नहीं लेके जाते, वी आर अफ्रेड, तो हम कहते हैं ये टोटका कर लो, उसने भी किया था, ठीक हो जाएगा। तो वन टोटका, जनरल टोटका, हो भी जाते हैं, एंड वन जनरल टोटका इज फॉर एवरीबडी। इज इट राइट टू डू इट और इज इट नॉट राइट टू डू इट? लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं सलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर रूबिया की ऑफ द रिकॉर्ड। आपको पता है डॉक्टर रूबिया को? डिस्कसिंग विद डॉक्टर शाइना। अच्छा, डॉक्टर शाइना जो है वो डॉक्टर रूबिया की क्लास फेलो थी, तो वो मैं बता रही थी कि उनको तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन आपको डॉक्टर उस्मान से भी मिलना चाहिए। हां, वेरी नाइस, ही इज वेरी नाइस, इतना फन लविंग इंसान, बहुत कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और कुछ लोग होते हैं ना जिनसे मिलके आप सोचते हैं यार ये अपने पार्टनर को ओवरशैडो कर देते होंगे या कुछ इस तरह। दोनों की अपनी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है और इतनी, मतलब वो खिल के आ रहे होते हैं एक दूसरे को, जैसे बंदा कहता है ना नैले के ऊपर दैला है, तो वो दोनों है माशाल्लाह। एंड रूबिया इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी exuberant, अल्लाह ताला उनको ऐसी रखे। Usman is not that excited, but he cracks jokes on timing, so you should meet them. बहुत। अब आपसे बस जल्दी से पूछूं, फिर हलीमा को I'll throw it to her for a मैं बहुत देर से बस ये बता दूं रेमेडीज। I know, of course I know, रेमेडीज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हलीमा ने बिल्कुल ठीक भी कहा, वो असर भी कर जाती हैं, तो अगर 2 पे असर कर जाए तो तीसरा खुद ही यूज करना शुरू कर दे। अब रेमेडीज डिपेंड कर रहे हैं ना कि कौन से। अब एक्नी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है।
एक्नी की रेमेडी एक मुल्तानी मिट्टी की हम लोग भी बचपन में किया करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्तानी मिट्टी मिक्सचर ऑफ दीस में स्क्रब हम लोग करते हैं ना, तो उससे कभी कभार ये होता है कि एक्नी स्कार पड़ जाते हैं। तो बेहतर तो ये कि बेस्ट है कि उसकी जगह फेस वॉश यूज़ कर ले, जो मुल्तानी मिट्टी करनी है आपने। आपको सैलिसाइलिक, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों के लिए वो सैलिसाइलिक एसिड सेफ है ना। मुझे तो लगता है मैं एक ड्रम ला रहा हूँ सैलिसाइलिक एसिड का, कितनी एडवर्टाइजमेंट की है। भर के अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी जो स्किन है, हम जो यूज़ करते हैं सन ब्लॉक, वो स्किन प्रोटेक्शन के लिए होती है, कैंसर प्रोटेक्शन के लिए नहीं होती। बहुत सारे ममालिक में कैंसर के लिए भी की जाती है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो प्रोन है कैंसर के लिए। मुझे बताएं कि यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि जो लोग ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं या ग्लूटाथायोन का बहुत ज़्यादा कैजुअली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन को फेयर बनाने के लिए, उनको भी कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए फिर इक़दाम करने होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी हो जाती है, प्रोन हो जाती है। क्या इस बात में सच्चाई है, या ये उसको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है ताकि ज़्यादातर लोग किसको ग्लूटाथायोन को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है ताकि ज़्यादातर लोग गोरे ना हो जाएं? ये क्या रीज़न क्या है, क्या ये सच है? अच्छा, एक तो ग्लूटाथायोन इतना नहीं गोरा कर देता कि हमारी स्किन टाइप ही चेंज हो जाए ना। हाँ, टोन्स बेहतर। बिल्कुल ऐसा ही ना, टोन ये होता है कि आपकी जो अपना कॉम्प्लेक्शन है उसमें ग्लो सी आ जाती है, जो आपकी टैनिंग हुई हुई होती है, या जो आपकी समझे एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जब आप लेते हैं तो आपकी डिटॉक्स होती है, तो उस पर एक ग्लो आ जाती है फेस पे ना। अच्छा, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ग्लूटाथायोन, क्योंकि लोग उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसको आप 1 से 6 मंथ्स यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वही वीकली यूज़ कर रहे हैं और 10 इंजेक्शंस, वही जो सारा प्रोटोकॉल है, तो उसमें फिर आपके लिवर और किडनीज भी अफेक्ट होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो उससे बेस्ट ये कि आप नेचुरल, इसमें आप नेचुरल चीज़ों में चले जाएं। इसमें नेचुरल चीज़ों में आप जा सकते हैं कि ग्लूटाथायोन की जगह आप जैसे हमारे जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं ना, जैसे ब्रोकली है, इसमें नेचुरल या ब्रोकली या गोभी कह लें, उसमें नेचुरल ग्लूटाथायोन है और आजकल है भी। लेकिन चीजें बता देना आप, ब्रोकली भी डॉक्टर शायना हम लोग उसको पका के ऐसे खाते हैं कि उसमें से वो सारी चीजें तो निकल जाती हैं, लेकिन पकाना चाहिए, कच्ची तो गोभी हम खाने से रहे। ब्रोकली खा सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं आप, वो खा सकते हैं, उससे बेस्ट। और साथ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन एब्जॉर्ब नहीं होता अगर विटामिन सी आप नहीं ले रहे साथ ना, तो विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन में आप ले लें। विटामिन सी टमाटर में भी है, आपके नींबू और सिट्रस फ्रूट्स में तो है। मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ लाइफ में। हाँ, सब कुछ वो कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब। ब्रोकली में खाता हूँ, बॉईल करके हल्का स्टर फ्राई करता हूँ, बॉईल करता हूँ, फिर उससे मैं ना एक मक्खन है खास पीले वाला, उससे मैं उसको स्टर फ्राई करता हूँ। हाँ, और टमाटर मेरे हर रोज रात में मेरे बीफ बर्गर में होता है। मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, बहुत सारी खवातीन चाहती हैं वो गोरी हो जाए या उनकी स्किन टोन बेहतर हो जाए। ये खवातीन कौन है? तुम? मैं भी हो सकती हूँ इसमें, कोई भी हो सकता है। तुम हो। आपने वो चीज़ें बतानी है जो हमारी स्किन को बेहतर करते हैं। मुझे कोई एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई अचार का मिक्सचर मुझे बना के दे दें, लेकिन कुछ कहते हैं जी रेटिनॉल लगाएं, कुछ कहते हैं विटामिन सी लगाएं, कुछ कहते हैं नाइसिनामाइड लगाएं, मतलब हर बंदा जो है ना नेक्स्ट चीज़ बता देता है। टॉकिंग अबाउट द टोन में अब डिस्कशन कर रहे हैं हम, जब टोन की रेटिनॉल तो हैज कंप्लीटली रिंकल के लिए होता है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, डिफरेंट चीजों के लिए, लेकिन आपकी स्किन की ग्लो, आपकी स्किन के बेटर कॉम्प्लेक्शन के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है? देखिए, बेटर कॉम्प्लेक्शन के लिए तो आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है, और प्लस ये जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स है ना, कलरफुल में आप शिमला मिर्च डाल दें, गोभी डाल लें, गाजर आपके सारे विटामिन ए उसमें है ना, नेचुरल रेटिनॉल है उसके अंदर, विटामिन सी आपका सारा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर है, तो आप डाइट से तो इसमें कर लेना। साथ प्लस ये होता है कि लोग जो है ना, एक तो प्रोसीजर्स बहुत करवाते हैं, मैं थोड़ा सा होलिस्टिक केयर की तरफ जाती हूँ। मैं ना इतना प्रोसीजर्स को अवॉइड कराने के लिए ना लोगों को ये कहती हूँ कि आप स्किन केयर रूटीन अपनी अच्छी कर लें। डॉक्टर साहिबा, हलीमा ने जो सवाल पूछा उसका सब्स्टिट्यूट सवाल है, सवाल बड़ा अच्छा था, तो उसके अंदर से मुझे एक चीज़ समझ आई, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। क्या जो आपका असली टोन होता है उससे विदाउट प्रोसीजर आप दूसरे टोन पे नहीं जा सकते? प्रोसीजर्स जो प्रॉपर होते हैं, आपका अपना रंग साफ हो जाता है इन चीजों से, लेकिन यू कांट चेंज द कॉम्प्लेक्शन। कैन यू चेंज द कॉम्प्लेक्शन विदाउट प्रोसीजर्स? देखिए, नहीं, प्रोसीजर हमने तो करना ही नहीं है ना। मैं तो फेवर में नहीं हूँ कि आपने क्यों चेंज करना है। जो आपको, अब मैं आयत हर दफ़ा इसलिए लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह ने आपको बेहतरीन सेटअप दे के भेज दी है। आप उस पर पहले तो सब्र शुक्र करें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में कमी लग रही है, वो आपकी अपनी थॉट में भी हो सकती है, आप पहले उस पर शुक्र करें, और फिर आप अपनी एक रूटीन ऐसी रख लें ना जिसमें आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही ना हो।
डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग नहीं आते, लोग कहते हैं हम ना पार्लर से पहली डॉक्टर देखी है जो बिल्कुल नहीं चाह रही कि कोई डॉक्टर के पास जाए, लोग खुद ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि वैसे ही बिला वजह क्यों जाना। वरना तो लोगों के पास आप जाते हैं, मेरा एतबार उन डर्मेटोलॉजिस्ट से उठ जाता है, जैसे आप उनके पास जाते हैं कहते हैं आओ मैं तुम्हारा प्रोसीजर करूं। अच्छा, फ्री में तो ऐसे मिलते हैं, मुझे पता है कहते हैं आपको देखो आप अपनी ना नाक, आपका नाक का मैं ठीक कर देता हूं, मुझे पता है आप देखो तो सही, आपकी मैं जॉ लाइन भी फिक्स कर देती हूँ, आपका माथा मैं कर दूं। डॉक्टर तो देखिए हर कुछ चाहता है आपकी बेहतरी ना। मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे कॉन्शियस कर मुझे लगता है कि मुझे अपने सब डेंटिंग पेंटिंग करा लेनी चाहिए। नहीं, हर किसी को नहीं होती, कभी कभार किसी को जरूरत होती है तो फिर आपको बताना पड़ता है, आप कॉन्शियस दूसरे को ना करें। वैसे क्या बंदा ऑलरेडी कॉन्शियस आ रहा है, मेरे देखते हुए मुझे आपने क्यों कहा किसी को जरूरत होती है तो करा लेनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आप जो है ना अपनी एक स्किन केयर रूटीन ऐसी रखें कि आपको इतना फ्रीक्वेंट ना जाना पड़े। जैसे लोग कहते हैं कि जी हमने पूरी ज़िंदगी में सनब्लॉक भी नहीं लगाना, कभी विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड नहीं लगाना, अब हमें रिंकल्स पड़ गए बिकॉज़ मेरी दादी कहती है कि मैं कभी कुछ नहीं कीता तो तुझे क्यों करना है। तो ये हमारे पास एक हल है कि हमारे बुजुर्गों ने तो नानी माशाल्लाह इतना कुछ करती थी, वो माशाल्लाह भी मैं कहती हूँ मेरे स्किन प्रोडक्ट्स होते तो वो सबसे पहले नानी देसी मुर्गी खाती थी, हम तो 22 दिन की मुर्गी खाते हैं, खुद क्या फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचें। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत मौका देती है मैंने साथ खातून को सवालों के, अब आप देखिए बहुत छाड़ करूँगा सवालों की, ना बोलने दूँ मैं इसको। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं, हलीमा और द फखर के साथ। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि हमारे सवालों की बौछार करते हैं, सवाल करना शुरू कर देती हूँ। डॉक्टर साहिबा, जो इंसान मिलता है उसको जब आपके अंदर जो डर्मेटोलॉजिस्ट, इंसान नहीं कहना चाहिए, जो डर्मेटोलॉजिस्ट मिलता है उसको जब आपके अंदर कुछ नहीं मिलता सही डेंटिक पेंटिंग करने के लिए, तो मुझे कहता है आपके क्रोफीट्स, इनको आप जरा यूं कहाँ है पता नहीं कहाँ है, आई जस्ट डोंट नो। और मैं उनको कहती हूँ कि अभी तो मैं 30 साल की भी नहीं हुई, मतलब 30 साल के बाद आप सोचते हो ना इस बारे में। मैं तो बहुत प्रॉमिनेंट है। तो आप यूं भी तो कर रहे हो ना, मैं यूं नहीं कर रही, आप करके दिखा रहे हो कि है मेरे। तो लोग आपको कॉन्शियस कर देते हैं। मैंने जब से आपको देखा है और पहले भी आपकी पिक्चर्स देख चुकी हूँ, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रही हूँ, मैंने आपके अंदर कोई चेंज नहीं देखा। आप खुद इस फील्ड से वाबस्ता हैं, क्या लोग आपको नहीं कहते कि आप ये करा लें, या कभी खुद आपको ये एहसास हाँ मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं आपने कराया, और लोगों को भी आप कहती हैं कि मत कराएं, स्किन का ख्याल रखें, बस काफ़ी है। इसकी रीजन 4 इंजेक्शन लगते हैं, जॉ लाइन बन जाती है। तो बेसिकली पता है क्या, एक तो ये कि जो जॉ लाइन है वो वेट कम करने से भी बन जाती है जो हम नहीं करते, लेकिन तो लेकिन उसमें ये है कि देखिए आप एक मुझे डॉक्टर सारे मेरे बड़े इंगेज हो जाते हैं, जब मैं ये बात करती हूँ ना तो मेरी आधी तो अपनी फ्रेंड्स जो हैं वो नाराज़ हो जाती हैं। जो बोटॉक्स है ना वो बेसिकली उसका आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें कि वो आपके मसल को पैरालाइज करता है। जब आपका मसल पैरालाइज हो जाता है तो उसमें से एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है, और आप देखिए कि वो 7 to 8 मंथ्स रहेगा, मैक्सिमम 2 मंथ्स भी रहता है, उसके बाद दोबारा वो एक्टिव होगा, फिर आप उसको पैरालाइज करेंगे, फिर जब 5-6 दफ़ा वो पैरालाइज हो जाएगा टोटली डेड हो जाएगा। फिर डेड होने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन पे रिंकल नहीं होगा, उसका ये होगा कि आपको बोटॉक्स फिर असर नहीं करेगा। फिर आप कौन सा तरीका ढूंढेंगे, फिर थ्रेड्स पे जाएंगे, फिर फेस लिफ्ट की तरफ जाएंगे, तो ये एक विशियस सर्कल है। तो हम डॉक्टर का फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ यही काम करना है ना कि आपकी कम्युनिटी आपके इतने खिलाफ है, आप उनका बिजनेस ठप करा देना चाहती हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है, मैंने जब हलीमा को मैंने खामोश करा देना, अब आपने मुझे बोटॉक्स के बारे में बताना है, बिकॉज मैंने इसके बारे में डिफरेंट साइंसेस पढ़ी भी है और सुनी भी है। पहली बात ये कि बोटॉक्स बहुत सारी फिल्म स्टार में पड़ोसी मुल्क के लूँगा उन्होंने करवाया हुआ है, जैसे कि ऐश्वर्या ने भी करवाया, एंड देन एट द सेम टाइम शिल्पा शेट्टी वगैरह ने भी कराया, बट उनका बहुत अच्छा हुआ है। ऐश्वर्या कुडंट गो बैक। क्या एक बार बोटॉक्स करा के वो वापस नहीं ठीक हो सकता? कहते हो कुछ बोटॉक्स परमानेंट होते हैं। ये बोटॉक्स की साइंस बताएं कि ये किस तरह के होते हैं और क्या ये रिवर्सल होता है इनका? देखिए बोटॉक्स परमानेंट कभी भी नहीं होते, क्योंकि आपका मसल जो है ना वो अराउंड मैक्सिमम 6 मंथ्स तक पैरालाइज रहेगा। अब मैं पैरालाइज इसलिए बता रही हूँ कि आम ये लोगों को समझ आएगी ना, मफलूज हो जाएगा, उसके बाद जो है वो वापस आ जाएगा, कभी भी परमानेंट नहीं होगा।
उसमें ये होता है कि अगर आपने कर दिया, गलत हो गया, रिवर्स होता है उसी वक्त? रिवर्स कभी भी नहीं होगा। अगर आपकी जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो होता है कि आपकी जो है ना आईलेड वो टोसेज हो जाती है कि ड्रूप हो जाएगी, वो गिर जाएगी, कहीं पे भी हुआ हो। नहीं, आपके अगर आईब्रो लिफ्ट के लिए हम करें या फोरहेड के लिए खास तौर पे जो लाइंस होती हैं ना उसके लिए जब करते हैं तो आमतौर पे यहाँ से या तो आपका आईब्रो बहुत लिफ्ट हो जाएगा, एक नीचे गिर जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, और एक या तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये उनके साथ होती हैं जो बिल्कुल अनट्रेंड किसी प्रोफेशनल से करा लेंगे। जो ट्रेन प्रोफेशनल हैं जिन्होंने इतनी दफ़ा लगाया या उनको मार्किंग्स या मसल की अटैचमेंट्स पता है तो वो कभी गलत नहीं लगाते। फिर भी मोस्ट ट्रेन सम डॉक्टर्स से, डॉक्टर साहिबा विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि अगर आपका लाइट सा नेचुरल सा बोटॉक्स कर देते हैं, हल्का सा कर देंगे, आपका चला जाएगा लेकिन एक्सप्रेशन आपके नहीं जाएंगे। और मैंने बहुत सारे अपने सेलिब्रिटीज को देखा, उन्होंने कराया और नहीं गए एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस आपके देखिए ना, अगर आपने अपर फेस के लिए बोटॉक्स ज़्यादा यूज़ होता है ना, फोरहेड्स के लिए, फोरहेड लाइंस के लिए, क्रो फीट के लिए, तो आपके लोअर जॉ के एक्सप्रेशंस तो नहीं ख़त्म होंगे ना, आपके ऊपर के एक्सप्रेशंस जैसे आप इस तरह फ्रॉनिंग वाले हैं वो ख़त्म होंगे, या फिर जो लेकिन आप नीचे के आते रहेंगे तो आपके एक्सप्रेशंस लगेगा, दूसरे को देखने में लगेगा कि वो लगेगा। लेकिन वो हमने देखिए अब जो है ना, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपने बोटॉक्स नहीं करना तो फिर आप क्या करें ना, फिर क्या आप शर्म के मारे अपने बुढ़ापे से, मतलब आजकल गले लगाने से फखर ने बुढ़ापे को गले लगाया हुआ है। वही ना कि आप मतलब कितने हद तक जा सकते हैं कि आप इतने कॉन्शियस हो गए कि आपको लाइंस देखें पड़ेंगी। जब बोटॉक्स असर होना ख़त्म हो जाएगा आफ्टर 5-6 सेशंस, तब भी तो आपकी लाइंस पड़ेंगी ना। फिर आप फेस लिफ्ट कराएंगे जो बहुत एक्सपेंसिव भी है और हर किसी को स्कार भी पड़ सकता है किसी को। तो उसमें बेस्ट ये कि आप अपनी एक रिजीम जो है ना अभी से, मैं कहती हूँ इन 20s आप शुरू कर लें, आफ्टर 25 रेटिनॉल भी आप बेशक शुरू कर लें। पेप्टाइड्स आजकल बहुत इन वोग हैं, पेप्टाइड्स का आपने सुना होगा। पेप्टाइड्स में एक आर्जिनिलीन है, आर्जिनिलीन का फ़ायदा जो है ना वो ये। डॉक्टर साहिबा आप ऐसे नाम फेंक रही है, हमें लगता था हमें इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आपने वो नाम बताया चलिए आप लॉन्गर टर्म में ना एक वाइडर टर्म में पेप्टाइड सुन ले, वो आजकल बहुत हर कोई यूज़ कर रहा है। पेप्टाइड सीरम होता है। पेप्टाइड्स जो है ना बेसिकली समझिए बोटॉक्स इन बॉटल है, वो एक नेचुरल बोटॉक्स है जो क्या करता है कि आपके मसल को ना एक स्ट्रेंथ दे देता है। वो स्ट्रेंथ जो है ना उससे आपका ये जो रिंकल्स है वो नहीं पड़ते। अच्छा, तो उसका मुतबादल आफ्टर कब यूज करना चाहिए आपको? पेप्टाइड्स आप आफ्टर 25 यूज कर सकते हैं। You should start. तो वो एक एंटी एजिंग, क्योंकि आप 1 साल है। डॉक्टर साहिबा मुझे लिटरली लग रहा है आप जो बातें बता रही है ना कि मैंने एक बास्केट लेनी है, आपकी तरफ आना है और जिस तरह ग्रोसरी स्टोर में नहीं चीजें डालते होते, ये भी दे दो, हाँ ये घर में कम हो गया, आज तो खत्म हो गया, पेप्टाइड खत्म हो गया। इतना भी नहीं कि यहाँ पे ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब खर्चे से बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक अच्छे पेप्टाइड्स, कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरी वही जो मेरा है सीरम, वो आपने कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें आर्जिनिलीन हो, क्यू एंजाइम को एंजाइम QA जो है ना, Q10। एक जो सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा एंजाइम हमारे साथ? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये मेरी बात सुनो, एक बात का मुझे जवाब दो, ये हर ब्रेक से वापस या हर जब हम शो शुरू करने लगे होते हैं आप पीजीएम क्यों देख रहे होते हो? पीजीएम तो नहीं, मैं असद भाई को देख रहा हूं। झूठ मत बोलो। झूठ बोल रही है, ये इससे मेरे साथ हरकत की है, ये इससे जान के ताकि मुझे पीसीआर वाले, मैंने कभी पीजीएम नहीं देखा। बिकॉज में देखने की जरूरत ही नहीं है, चांद को हर कोई देखता है। कौन सूरज के मुंह के जैसे लगाता है, इतनी तो पिश होती है उसकी। चांद को हर कोई देखना चाहता है, चांद खुद भी। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड। चांद खुद को खुद नहीं देख सकता, इसलिए आप नहीं। ये तो मैं क्या पता, चांद देखता है ना जब दरिया में उसका अक्स नजर आता है। दरिया, अच्छा खैर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने बोटॉक्स के बारे में आपसे बड़ी डिटेलिंग पूछ ली। डॉक्टर साहिबा हेयर इज ऑल्सो योर डोमेन, अब आपने हेयर को भी करना शुरू किया। हम टॉपिक लगाते हैं, कहते हैं टॉपिक इज नॉट गुड, वो आपकी जड़ों को ब्लॉक कर देता है, मैंने ये सुना है। तो ये टॉपिक वो जो इस तरह पाउडर लगाते हैं काला सा ताकि आपके लगे, क्या PRP एक सोल्यूशन है जो कि बड़ा अच्छा है, अभी तक चल रहा है, या एक्सोसोम ने ओवरटेक कर लिया? एक तो ये कि ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि जो PRP है वो आपका नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स बना रहा है।
एक्सोसोम्स वहीं से बाहर से लेके ना ग्रोथ फैक्टर्स आपको इंड्यूस कर रहे हैं और वो निकालते हैं ना बाल। बेसिकली बाल की जो जड़ है उसमें आपकी अगर सर्कुलेशन ख़त्म हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और प्लस मेल्स में ये ज़्यादा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो हो जाता है उसको अब कंट्रोल करने के लिए इनके अलावा भी और चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि टॉपिकल लगाने के लिए आपको माइनॉक्सिडिल और फाइनेस्ट्राइड का मिक्सचर मिल जाता है। उसको अगर आप लगाते रहें तो आप उसका, अब जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे थे, और क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट हर कोई एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता और तकलीफें भी है ना। बात बताओ, अब नाउ आई नो इट इज नॉट द मनी। अब वो इतना आपको शायद पीआर पे मिल जाए, कम में मिल जाए, इट इज द प्रोसेस। 4 महीने के लिए आपको पूरे मुआशरे को बताना होता है कि आपने ट्रांसप्लांट। बिल्कुल ऐसा ही, और हर कोई आपसे आके पूछता है, फिर हर किसी ने क्वेश्चन भी करना है, हर गैदरिंग में आपको लेके बैठे होंगे, अच्छा ट्रांसप्लांट दिखाओ सर अपना, तो वो कितना एम्बैरेसिंग मेरी तरह लोग भी मेरे दोस्तों ने कराया हुआ है ना। लेकिन हम लोग जब हज पे गए तो जाहिर है आपके बाल उतर जाते हैं, टिंड हो जाती है। मैं कहती हूँ मैंने 90% मर्दों के पीछे वो कट देखा, जो वैसे तो छुप जाता है जब बाल उगते हैं तो वो छुप जाता है, लेकिन जब हम वापस भी आ रहे थे फ्लाइट में जितनी टिंड थी, मेरे पास एक पिक्चर भी है कि जितनी टिंड नजर आ रही थी उनमें से 90% के पीछे वो एक लाइन थी ट्रांसप्लांट। और हलीमा महफिलों में लोग जब बैठते तो वो कहते हैं कि तुमने ट्रांसप्लांट कराया था ना, दिखाओ किस्सा हुआ है। हाँ माशाल्लाह। तो आप इतने शर्मिंदा होते हो कि अब जैसे फखर है, विग लगाई हुई है लेकिन अब विग का नहीं पता चलता, ट्रांसप्लांट को पता चल जाता है। सो कोई विग नहीं है उन बेचारों की, छोड़ दो। अच्छा आप हमें बताइए वो कौन सी चीजें जो आप कह रही है लगाएं तो उससे हो जाती है, पर फॉलिकल होना जरूरी है, अगर फॉलिकल बचता है तब है ना। देखिए अगर टोटली बाल्ड आप हो गए हैं तो उसके ऊपर तो फिर ट्रांसप्लांट ही होगा ना, लेकिन आपके पहले बाल्ड होने से पहले आपने नोट किया होगा बाल ना थिन होने शुरू होते हैं, पहले थिन होते हैं, उसके बाद जिनकी जेनेटिक्स है ना उनको पता है कि जी मैंने इवेंचुअली बाल्ड होना है, तो वो टाइमली अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर लें। देखिए पीआरपी जो है वो आपको समझें कि आपकी सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा फॉलिकल के, लेकिन फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें अगर आप जिंक और बायोटिन भी ऐड कर लें तो बेस्ट है। माइनॉक्सिडिल और फाइनेस्ट्राइड, ये 2 चीज़ें जो ओरली भी ली जाती हैं और साथ आप उसको टॉपिकल भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि जो माइनॉक्सिडिल और फाइनेस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन है ना, वो अगर आप टॉपिकल लगाएंगे तो उसी जगह पे बाल उगेगा जहाँ पर वो लगा रहे हैं, और अगर आप ओरल लेंगे तो फिर ख़ास में फीमेल्स में बहुत मसला होता है कि फिर आपके ओवरऑल बॉडी हेयर भी भर जाएंगे ना, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझनी। लेकिन अगर फॉलिकल होगा तभी बाल निकलेगा, फॉलिकल होगा तभी बाल होगा, और कभी कभार फॉलिकल बहुत डैमेजिंग डीजनरेट हो रहा होता है, उस दौरान ही अगर आप लगा लें तो उसमें से भी बाल निकल आते हैं। एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं, मुझे ये बताइएगा ये जो फॉलिकल है ये क्या ट्रांसप्लांट के बगैर फॉलिकल का कोई इलाज नहीं है नया फॉलिकल के लिए? नया फॉलिकल का जो है ट्रांसप्लांट ही इलाज है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा अच्छा मुझे बताएं, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे जो है ना वो बाल यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फोरहेड से हल्के हो रहे हैं, अभी काम ख़त्म नहीं हुए या बहुत ज़्यादा शायद किसी को ना पता लगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बाल एक ज़माने में कितने ज़्यादा अच्छे थे, घने थे और सिल्की थे, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अभी ख़राब हुए नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने शुरू कर देनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए, क्या घर की रेमेडी से तो पूछे बगैर कर देना चाहिए? जी घर की रेमेडी से ही ठीक हो सकता है या नहीं, मुझे बाकी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी? अच्छा घर की रेमेडी में एक वो जो प्याज वाला कॉन्सेप्ट है ना वो ठीक है। अच्छा। उसमें एरोमेटिक ऑयल्स होती हैं, थोड़े इरिटेंट होती हैं, जो बाल का जो फॉलिकल डैमेज हो रहा है ना उसको वो इरिटेट करके बाल को निकाल देते हैं बाहर ना, वो एक रेमेडी एक यही है। उसके अलावा और कोई जो तेल शेल वाली रेमेडी है वो नहीं है, वही पे जो कॉम्बिनेशन। अगर आप प्याज का पानी बहुत डायरेक्टली अप्लाई करें तो बहुत इरिटेशन होती है। हाँ। मैं हमेशा उसको थोड़े से ऑयल में डाल के अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा। तो इतनी खारिश और वैसे जो ऑयल डायरेक्ट निकलता है, जैसे आपने प्याज छीला बीच में से और वो जो आप सर पे मलते हैं ना वो ही इफेक्टिव होता है। अगर आप उसको एनवायरनमेंट में बाहर निकाल के तेल से मिक्स कर लेंगे तो उसकी एफिकेसी नहीं रहेगी। मुझे आज बताएं, ये पूरे इंस्टाग्राम पे मशहूर और मकबूल मारूफ लोग भी कह रहे हैं, मुझे बड़े लोगों ने पुश किया, रोज़मेरी ऑयल से कहते हैं कि आपके बाल निकलते हैं। मैंने सुना है ऑयल इज जस्ट अ मॉइस्चराइजर, वो बाल नहीं निकाल सकता। आप बताएं क्या रोज़मेरी वाली बात आपने तो रिसर्च? देखिए रोज़मेरी का वही फंक्शन है जो माइनॉक्सिडिल का है ना, वो दोनों हेयर फॉलिकल की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो रोज़मेरी एक समझिए कि वो जैसे आपने शुरू में कहा था ना, एक ट्रेंड आता है और फिर वो सब लोग यूज़ करते हैं और फिर उससे बोर होके उसको छोड़ देते हैं। अब होता ये कि माइनॉक्सिडिल या रोज़मेरी दोनों क्या करते हैं कि जब तक आप बालों पे लगा रहे हैं ना वो आपके बाल नहीं गिरेंगे, वो रोक लेंगे। द मोमेंट आपने उसको छोड़ा वो दोबारा बाल गिरने लग जाएंगे, तो ये फिर हल ना हुआ ना।
ठीक है, हाल मतलब ये कि आप- परमानेंट सॉल्यूशन हाँ। नहीं है, टेम्परेरी आप उसको जब कंबाइन कर लेते हैं लेकिन ना परमानेंट फिनाइल सोल्यूशन क्या है वो वापस आके पूछते हैं। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाइना शाहिद। बहुत सारे सवाल जो हमारे दिमागों में थे, जहनों में थे, वो हम कर चुके हैं उनसे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप चाहते हो कि हमेशा उनके बारे में बात हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए और लोगों को पता लगे। डॉक्टर साहिबा, आपके जो 2 मद्दाह हैं उनमें हमने बड़ी जगह अभी हुमायूं आपको बता भी रहे थे कि आपके बायोफिलर्स का जिक्र किया है। उन्होंने जाते हुए कहा था बोटॉक्स का परमानेंट इलाज बताऊंगी। जी जी, बोटॉक्स का परमानेंट इलाज भी आपने बताना है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ बायोफिलर्स वाला ताकि ऐसा ना हो कि हम उसको कन्वर्सेशन में से भूल जाएं। आपने वो उसके हवाले से भी बताना है कि वो किन लोगों को कराना चाहिए और कराने के फ़वाइद क्या है, ताकि हम उसकी तरफ अगर जाना चाहें तो उसके हमें ये भी पता हो कि एडवांटेजेस क्या है। पहले आप बोटॉक्स का बता दें, उसके बाद बायोफिलर्स का। बोटॉक्स का परमानेंट नहीं, मतलब रिंकल्स का इलाज ना, प्रीमेच्योर एजिंग का, या उसका वो मैंने आपको बताया था एक पेप्टाइड्स है जो आफ्टर 25 आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रेटिनॉल है। रेटिनॉल और पेप्टाइड्स दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो, लेकिन रेटिनॉल का ये नहीं कहते आफ्टर 30 आप यूज़ करें। आफ्टर 30 यूज़ करें, और हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। रेटिनॉल जो है वो चाइल्ड बेयरिंग एज में अगर ख़वातीन मैरिड हैं और बेबी प्लान कर रही हैं तो वो रेटिनॉल ना यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो डिफॉर्मिटीज़ करता है बच्चों में। तो आपने विटामिन ए का कोई भी सीरम, कोई भी चीज़ आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ नहीं करनी होती, बस ये आपको पता हो। वरना जो बोटॉक्स नहीं करवाना चाह रहे वो रात को अपना रेटिनॉल लगाएंगे सीरम, जिसके अंदर आप साथ हाइलुरोनिक एसिड ऐड करें। रेटिनॉल हर किसी को सूट नहीं करता, स्किन को आपको इरिटेट करेगा, शुरू में प्राइम करना होता है। तो हम ये कहते हैं कि या तो फॉर 2 आवर्स रेटिनॉल लगाएं और 0.5 सोल्यूशन से आप स्टार्ट करें ना, 0.5%। और बेस्ट जो है कि मैं तो कॉम्बिनेशन देती हूँ, इसमें हाइलुरोनिक, सेरेमाइड और रेटिनॉल होता है और नायासिनामाइड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट होता है कि आप रात को लगा लें और सुबह के टाइम आपने पेप्टाइड्स के साथ ना, साथ ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और कोएंजाइम Q10 जो मैंने बताया है, वो आप उसका कॉम्बिनेशन सुबह लगा लें। तो आप समझिए कि अगर आप ये लॉन्ग टर्म लगा रहे हैं तो आपका जो बोटॉक्स जिनका कराना पड़ जाता है, जिनके रिंकल्स पड़ जाते हैं एंड ऑफ 30s में ही, लेट 30s में शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके जाके अराउंड लेट 40s या अर्ली 50s में पड़ेंगे, और वो भी बहुत नेचुरल से पड़ेंगे कि आपको ना इतना कोई जैसे बिल्कुल ही पड़ जाता है उस मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अब किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करानी, अगर आपने नहीं, वही मैं कही थी कि बोटॉक्स अगर आपने नहीं कराना तो फिर उसके लिए बेस्ट। अगर आपने करवा भी लिया है और आपने इसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो फिर भी ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहेगा। आप लॉन्ग टर्म आप चलाओ अपने वाले को और आप वो कॉम्बिनेशन ताकि मुझे बायोफिलर का बता दें कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो अगर कोई लोग कराना चाहें तो उन्हें पता हो कि यार ये एडवांटेज है, हमें करा लेना चाहिए। नॉर्मल वाले फिलर से नहीं है कि जो नॉर्मल फिलर्स है। ठीक है, बायोफिलर्स का बेसिकली ये कि आपके ब्लड में जैसे PRP बनती है, इसी तरह ये आपके ब्लड से बनता है। तो इसमें ये होता है कि फिलर भी एज अ फिलर भी ये काम कर रहा है और एज इसमें ना ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, तो स्किन को नीचे से बूस्टर भी कह सकते हैं, एज स्किन बूस्टर भी बिल्कुल यूज़ हो रहा है। इसमें होता है कि आपका कोलेजन इंडक्शन और हाइलुरोनिक एसिड भी हो रहा है, जो आपका स्किन का समझिए कि सब्सटेंस है ना, जो ग्राउंड सब्सटेंस है आपकी पहले ऊपर वाली क्लियर होती है, एक नीचे ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें कोलेजन होता है और वो भी ये बनाता है। बायोफिलर जब आप इंजेक्ट करेंगे ना, आफ्टर 2 वीक्स ये काम भी शुरू कर देता है। तो विद टाइम आपके ये तकरीबन समझे कि 3 to 4 मंथ्स रहता है अगर आप एक सेशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है जो मेरे पेशेंट्स हैं ना, उनमें 6 मंथ्स तक भी बहुत अच्छा गया है। और जब वो डिज़ोल्व होता है तो वो ये नहीं जैसे फिलर डिज़ोल्व होता है ना कि वो आपको टोटली वापस वैसी ही स्किन मिलेगी जैसे प्री फिलर थी। इसमें आपकी स्किन हमेशा बेहतर हालत में होगी क्योंकि आपका नेचुरल कोलेजन बन गया, आपका हाइलुरोनिक बन गया है और आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाती है। तो आपको कहते हैं कपड़ा जितना मजबूत होता है वो फटता नहीं है, तो आपकी स्किन मजबूत हो जाती है, तो उस पर रिंकल्स उस तरह नहीं आते दोबारा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक तो अंडर आई फिलर भी हो सकता है बायोफिलर? अंडर हम इसमें आई बैग्स को मैं ट्रीट कर रही हूँ, डार्क सर्कल्स को
और इसमें हॉलोज़ जो हमारे ना कई ख़वातीन के विदेश में को फैट ख़त्म हो जाती है, यहाँ आई हॉलोज़ होते हैं, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई थी ना कि हमारी एक पेशेंट थी, उसका पूरा फेस सोचने डिज़ोल्व हो गया था आफ्टर फंगल इन्फेक्शन। कोई बचपन में उसको फंगल इन्फेक्शन हुई थी और उसका सारा फेस जो सॉफ्ट टिश्यू जिसे हम कहते हैं, उसको मैंने बायोफिलर के 3 सेशंस किए थे और माशाल्लाह मैं अभी पिक्चर लेके नहीं आई, वरना मैं आपको दिखाती कि माशाल्लाह वो इतनी खुश थी, उसकी शादी होनी थी और शी वाज़ नॉट अफोर्डिंग। तो बायोफिलर का नंबर 1 ये है कि वो अफोर्डिंग बहुत है। आप पेशेंट अगर आपके कोई इस तरह के हैं जिनको बिल्कुल मतलब वो फिलर नहीं करवा सकते, फिलर की प्राइस ही अराउंड मेक में 35,000 पर ml होती है जी, पर ml। तो ये आपका एक सेशन अराउंड 15,000 का हो जाता है, तो फुल फेस का। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो सैगी आइज होती हैं, क्या इनका सर्जन ही इलाज कर सकता है, प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है या नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट्स और भी होती हैं जो सैगी आइज होती हैं? जो आई बैग्स का आप कह रहे हैं, आई बैग्स बेसिकली जो है ना बेस्ट जो है वो ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी। आप आई बैग्स कहती हैं जो ऊपर वो जो ऐसे आंखें हो जाती हैं? ये तो नहीं, ये ड्रूपी आईलिड्स जो है ना, आई बैग्स तो अंडर आईज की बात कर रहा हूँ। जो ड्रूपी आईज है ना उसके लिए थ्रेड्स फिर होते हैं। वो हाँ, उसमें बेस्ट चीज़ जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है ना, ये पेप्टाइड्स और रेटिनॉल का, ये आप अंडर ये जो है आईब्रोज भी लगा सकते हैं। आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंडर आईब्रोज लगाएं तो आपकी ना स्किन ड्रूपी नहीं होगी। अच्छा, माइक्रो ब्लीडिंग के कोई नुकसानात है? माइक्रो ब्लीडिंग की आईब्रोज को डार्क कराते हैं, नुकसानात है कि नहीं? इट्स अ गुड प्रोसेस। बेसिकली उसमें पिगमेंट, आप जैसे टैटू होता है ना, जो टैटू के नुकसानात हैं वो सारे उसके नुकसानात हैं। अच्छा, जिस आपने थ्रेड्स का कहा है, बहुत सारे लोग जब थ्रेड्स कराते हैं और लिफ्ट कराते हैं अपनी स्किन को, तो उसमें उनको ब्रूजेस पड़ जाते हैं। और हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि हमने रोज़ रिपेयर होना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं बड़ा एक तकलीफ प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते के लिए चलता है। किस चीज़ का? थ्रेड्स कराने का, उसमें ब्रूजेस आपके पड़ जाते हैं। तो क्या वो ब्रूजेस हमेशा पड़ते हैं या स्किन टू स्किन वेरी करता है? हो सकता है किसी की स्किन पे बिल्कुल ना पड़े, किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा पड़ जाए। मुझे इससे पता चल रहा है ब्रूजेस होते हैं, तो क्या वो ठीक भी होते हैं फिर ब्रूजेस? ब्रूजेस 2 वीक्स रहते हैं आमतौर पे ना। ब्रूज का ये होता है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा विटामिन के की डेफिशिएंसी है या फिर आपकी टेक्निक थोड़ी सी टेक्निक जो आपका है एस्थेटिशियन उसकी ठीक नहीं है, तो ब्रूज पड़ सकता है। हर किसी को ब्रूज नहीं पड़ता, बिल्कुल ब्रूज फ्री भी होते हैं मेजॉरिटी, जो अगर आप सही थ्रेड डलवा रहे हैं तो कोई। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने अपनी क्यों नहीं ले सकती? आपका क्या मसला चल रहा है? वो माइंड ना कर जाए यार, आपको कौन सा अपने घर जाएगी, आपको जानता कौन है? आप नाम ले। तो उन्होंने बकायदा अपनी वीडियोस में ब्रेक डाउन आपको बता दूंगी, उन्होंने बकायदा अपनी वीडियोस बनाई हुई होती हैं कि देखिए जी पड़ गए हैं और कोई मसला नहीं है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं और फिर एकदम से ठीक भी हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब बहुत सारे यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट आके कहते हैं कि जी अच्छे एस्थेटिशियन से आपने कराना है, तो जो ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं ये क्या अच्छे एस्थेटिशियन के पास नहीं जाते, इसलिए उनको मसला हो जाता है। एस्थेटिशियन फंस गया था मेरा, तो उसकी वजह से उनको मसला हो जाता है। उनको नहीं पता होता कि हमने किसके पास जाना है या किसकी शोहरत अच्छी है या किसका हाथ बहुत ज़बरदस्त है, उससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ना इसकी वजह बताती हूँ। एस्थेटिशियन से ज़्यादा जो है ना, एक तो वही रीजंस है कि आपकी स्किन प्रोन टू ब्रूज है, ठीक है, वो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन ईजिली ब्रूज्ड है ना, मतलब हो जाती है तो किसी भी प्रोसीजर में हो जाएगी। दूसरा होता है कि लोग बड़े जल्दी में होते हैं। अब मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, वो कहते हैं जी हमारा आप ये भी कर दें, आज हमारी लेज़र भी कर दें, आज हमारा PRP भी कर दें, आज आप हमारा चारकोल फेशियल भी कर दें। तो वो ईद से पहले तो मुझे लगा था जैसे मछली मंडी बन गई है ना, क्योंकि हर किसी ने सब कुछ एक ही दिन में कराना था। ईद पे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस सा कर दिया। और लोग ये कौन है जो शक्ल आई? वो कि शायद नूर जो है वो सारा रोज़ों से ही था, लेकिन खैर। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शाइना, आप आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। यू जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस शो नाउ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपको एक काम कहा आपने ज़रूर करना है, और हम आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे दोबारा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप प्रोसीजर्स के लिए मुझे लगता है बायोफिलर्स के लिए तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हलीमा आएगी, उनको ज़रूरत भी है। उन्होंने बोटॉक्स करा के आजकल डॉक्टर शाइना तक पहुंचना एक पुलसरात क्रॉस करने के बराबर है, क्योंकि जहाँ पे वो बैठी हुई है वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सारी जगह। तो वो भी मैं पूछूंगी कि वो कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर उन तक पहुंचना हो तो हम यहाँ पे आप लोगों से इजाजत देते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।